हाँ भाई, तो हमारी अगर डेरिवेशंस के बारे में बात की जाए तो वैसे तो हमारे पास डेरिवेशंस की शुरुआत होती थी मोशन चैप्टर से। मोशन चैप्टर में हमारे पास 3 डेरिवेशंस हुआ करती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v। लेकिन ये तीनों ही डेरिवेशन सीबीएसई के सिलेबस से हमारी क्या हो गई हैं, डिलीट, वरना ये 3 डेरिवेशन भी हमारी ऐड हो जाती। तो अब हमारे पास क्या बचता है, यानी कि हमारा सेकंड चैप्टर आता है। सेकंड चैप्टर बोले तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहली डेरिवेशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कुल मिला के 2 डेरिवेशंस हैं। कई स्कूल्स में 3 भी करा देते हैं, मैं तीनों ही कराऊंगा, बट वैसे उसूलन सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से 2 डेरिवेशंस हैं। एक डेरिवेशन हमारे पास है, आपको पता होनी चाहिए। पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहली डेरिवेशन हमारे पास आती है, अच्छा हम सारे के सारे डेरिवेशन सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है ना। F इज इक्वल टू एम, ये हमारे, इसको आप सेकेंड लॉ भी हम लोग कह देते हैं, न्यूटन जी का कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ। तो इसकी डेरिवेशन हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले इसके डेरिवेशन कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर आपको याद हो तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम के, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम के। बोलो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अब फोर्स तो फोर्स ही है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम विच इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी कि मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम यानी कि टी। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, m जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा, m कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा हमारे पास v माइनस यू अपॉन में t बच जाएगा। अब आप सब ये बात जानते होंगे कि v माइनस यू अपॉन में t तो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज एक्सेलरेशन। और हमें यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमने यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन में t। अब फिजिक्स का एक नियम है, मैथ्स का एक नियम है एक्चुअली, कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और उसके बदले में एक क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन, तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे अगर इक्वल का साइन लगाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि हमने लगा दिया k। क्या लगा दिया, अब न्यूटन जी ने जब बाद में देखा, एक्सपेरिमेंट्स किए, वो आप बड़े होके जानेंगे कि कैसे हम ये k यानी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, वो आप जान जाओगे बड़े होके। बट जब उन्होंने इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो वो लगभग 1 ही आया। क्या आया, k की वैल्यू कितनी ही आई, 1 आई। अब अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये हमारे इस चैप्टर की अब पहली डेरिवेशन हो जाती है। इस चैप्टर मतलब पूरे सिलेबस की पहली डेरिवेशन होती है, ऑल दो इससे पहले 3 डेरिवेशन और थी जो सिलेबस से हट जाती है। ये हमारी पहली डेरिवेशन हो जाती है, डन है। इसके बाद सेकेंड डेरिवेशन अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो ये बहुत कम स्कूलों में कराई जाती है, कईयों में कराई जाती है, कईयों में नहीं। आपके कराई है तो आप देख लेना। और वो है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये इस चैप्टर में भी आप कंसीडर कर सकते हो, इसको आप वर्क एनर्जी में भी कंसीडर कर सकते हो। बोलो, अब आप सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, तो आप इसे इस चैप्टर में भी कंसीडर कर लो, चाहे आप इसे वर्क एनर्जी में कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, क्या सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले इक्वेशन को, यानी कि हमारे जो कौन है RHS है, उसको मैं मास से मल्टीप्लाई और मास से क्या कर रहा हूं, डिवाइड। और यहां पे लिख भी देंगे हम लोग ये कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग RHS बाय मास, मास से इसको मल्टीप्लाई और मास से इसको डिवाइड करना है। उस हिसाब से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m। अब यहाँ पे एक मास पहले से था, हमने मास से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, और मास से क्या कर दिया, डिवाइड। साथ में हमारे पास क्या तो चल ही रहा है, v स्क्वायर चल रहा है। ऐसा क्यों किया अभी आप समझ जाओगे, ताकि हम इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकें, वो भी आप समझ जाओगे। बट
अगर ऐसे बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास हाफ है। क्या मैं इसको एम वी का होल स्क्वायर लिख दूँ? दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको एम वी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है यार। क्या होता है? ब्रैकेट में लिख भी दो चाहे भैया, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो यहाँ से अगर मैं मोमेंटम की बात कर देता हूँ तो यहाँ से मोमेंटम क्या आ जाएगा बोलो? 2 इंटू में क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी इंटू में एम। इसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम का स्क्वायर था तो जाके अंडर रूट हो जाएगा। ये एक्चुअली में एक रिलेशन है। अब अगर आपके स्कूल में रिलेशन नहीं भी करवाया है तो भी ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में भले आ सकता है। हो सकता है रिलेशन आपके स्कूल में क्या ना करवाया हो, डिराइव हो सकता है, बट ये किस फॉर्म में आ सकता है? एक कि भैया आप ही खुद ही निकाल दो, एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, एक रिलेशन के फॉर्म में भी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, आ सकता है। समझ गए? इसके बाद इस चैप्टर में जो हमारी तीसरी डेरिवेशन आती है वो आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मास नहीं बेटा, मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन हमें निकालनी है। तो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर हमें यहाँ पे बात करनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो बॉडीज जो है वो लेट करते हैं हमेशा से। ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना m1, ये हमारे पास एक बॉडी जिसका मास कितना m2। ये दोनों आपस में टकरा गए, इनके बीच में कोलिजन हुआ। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन क्या मास बदलेगा? लेकिन क्या ज़रूर बदलेगी? वेलोसिटी ज़रूर बदलेगी, मास सेम रहेगा। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u1, इसकी कितनी थी? u2। टक्कर होने के बाद वेलोसिटी हो गई v1, इसकी हो गई v2। पक्की बात है? अब अगर ऐसा हो गया तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन के। वो कैसे प्रूफ करेंगे? आओ भाई, सबसे पहले हम लोग इसमें न्यूटन जी के कौन से लॉ का इस्तेमाल करते हैं? सेकेंड लॉ। फिर हम करते हैं न्यूटन जी के थर्ड लॉ का। दोनों को मिला के फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली बात तो जो फोर्स फर्स्ट वाले पे लगेगी, फॉर्मूला क्या होगा बताओ? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो फर्स्ट वाले का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, उसका फाइनल मोमेंटम कितना है? फर्स्ट वाले का फाइनल मोमेंटम कितना है? अबे मोमेंटम m1v1 कितना है? फाइनल है ना। और इनिशियल कितना था? m1u1 और टाइम कितना है? t। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड वाले की फोर्स बोलूं तो फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम बोलो, फाइनल मोमेंटम यानी कि m2v2 माइनस इनिशियल यानी कि m2u2। बेटा सब 2 आएगा ना, अपॉन में क्या आ गया? टाइम। इसको मान लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। अब सुनना है ध्यान से, ये तो हमने न्यूटन जी का कौन सा लॉ इस्तेमाल कर लिया? सेकेंड लॉ। अच्छा अब आप मुझे बताओ न्यूटन जी का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी, ये न्यूटन जी का थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ कहता है कि जो फोर्स होगी वो बराबर होगी लेकिन अपोजिट होगी। फोर्स जो होगी वो बराबर होगी लेकिन तो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। समझ गए? अब F1 की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे हम लोग। F1 क्या है बताओ हमारे पास? m1v1 माइनस m1 अपॉन में और माइनस F2 कितना है हमारे पास? m2v2 माइनस m2 अपॉन में टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया? m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस m2v2 प्लस m2u2।
अब v वालों को एक तरफ लेते हैं, u वालों को एक तरफ लेते हैं, तो ये v वाला एक तरफ है यानी कि m1 v1, और इसको भी इधर ले आओगे तो प्लस m2 v2। बोलो बच्चों, और इसको इधर ले जाओगे तो m1 u1 प्लस, और ये क्या है, लॉ ऑफ क्या रे, मास। इनके मास पे मुक्का मारूंगा। इधर आओ, अब इसको इधर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस, अब बताओ ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये क्या है, टोटल मोमेंटम। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो हमेशा बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन के। बोलो। आज हम जो कर रहे हैं एग्जाम में 5 से लेके 10 नंबर का पेपर है, वो बहुत बड़ी रकम है। ये 2 डेरिवेशन तो आपके एग्जाम में आएंगी कोई, तो 5 से लेके 10 नंबर हैं। ये रट लेना घर जाकर ढंग से इन्हें, ठीक है। ये हुआ लॉज ऑफ मोशन। फिर लॉज ऑफ मोशन के बाद आता है हमारे पास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमारे पास एक ही डेरिवेशन है, विच इज शो दैट फ्री फॉल का जो एक वैल्यू है एक्सेलरेशन की इज इंडिपेंडेंट टू मास। इसमें हमारे पास एक ही डेरिवेशन है, टू शो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू मास ऑफ बॉडी। ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। ये ऐसे भी आ सकते हैं, आपको पता ही है, इसको कई किताबें ऐसे भी बोलती हैं, रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी। छोटे जी और बड़े जी में रिलेशन। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। ये हमारे पास कौन है, अर्थ है। ये अर्थ के सेंटर से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऊपर। इस अब अर्थ का मास कितना है, m e, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m0। कितना है, और ये अर्थ के सेंटर से अभी कितना ऊपर है, लेट से h हाइट पे है। टोटल सेंटर से लेके अभी तक कितने हाइट पे है। हमें छोटे g का क्या निकालना है, फॉर्मूला, और शो करना है कि वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। क्या ये कहना ठीक होगा कि फोर्स का फॉर्मूला g इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में d स्क्वायर होता है। अब फोर्स तो फोर्स है भाई, g तो g है भाई, बोलो। लेकिन m1 क्या है, मान लो मास ऑफ अर्थ, m2 क्या है, मास ऑफ बॉडी, अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, h है। कितना है, तो h का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, तो क्या मैं फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन भी रख सकता हूँ, बोलो। और मास किसका यहाँ पे, बॉडी, वो अभी हम देख लेंगे। चलो, g इंटू में क्या, m e इंटू में क्या, m0 अपॉन में क्या, h स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। अब ये मास किसका आएगा, आंसर है बॉडी का। किसका, क्योंकि जिसका हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उसी का तो मास पुट करेंगे। तो हम किसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, बॉडी का। अर्थ का थोड़ी निकाल रहे हैं, अर्थ तो स्टैटिक है। तो यहाँ पे किसका मास आएगा, बॉडी का। अब अगर यहाँ पे बॉडी का मास आ गया, ये जो m की जगह अगर बॉडी का मास आ गया विच इज m0, और एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं, g बोल देते हैं इस केस में। तो g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में h स्क्वायर है। क्या m0 से m0 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है छोटा g आ गया, वो क्या आ गया, g मास ऑफ अर्थ अपॉन में h स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिकली छोटा g का फॉर्मूला यानी कि रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे 2 बातें शो हो गई। लास्ट की स्टेटमेंट तो ज़रूर लिखनी है। 2 बातें शो हो गई। पहली बात क्या शो हुई कि छोटा g इज़ इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द बॉडी, और दूसरी बात क्या शो हुई, मतलब रिलेशन निकल गया ना छोटे g और बड़े g में। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया इसके अंदर। बोलो, कौन से चैप्टर की डेरिवेशन हो गई है, ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में एक ही डेरिवेशन है। इसके बाद आता है बच्चों वर्क एनर्जी। क्या आता है, वर्क एनर्जी में 3 डेरिवेशन है। काइनेटिक एनर्जी छोटी सी प्यारी सी, पोटेंशियल एनर्जी छोटी सी प्यारी सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बड़ी सी और खतरनाक सी। बोलो, हमारे पूरे सिलेबस की सबसे बड़ी डेरिवेशन याद करेंगे, 3-4 स्लाइड्स में आती है। बोलो, चलो जी चले।
कौन सी डेरिवेशन पे? काइनेटिक एनर्जी पे चल लेते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन पे पहुंचने से पहले आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी भी नहीं आता है? बड़ी शर्मनाक बात होगी वो। मैं ऐसे चुल्लू भर पानी लाता हूँ अभी, उसमें डूब जाना। ऐसा को वजह से अभी तक काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन ही फॉर्मूला ही नहीं आता है। बड़े दिन बाद आया आज, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? क्यों, क्या हो गया था? दुबे जी, आपकी घर पे बात हुई थी मेरी अभी कुछ दिन पहले, किस बारे में? ओह अच्छा, हाँ याद है। तो दे रहे हो आज आप? आज नहीं दोगे टेस्ट? देखो टीचर पूछ रहे बेटा टेस्ट दोगे? बच्चा कह रहा आज नहीं दूंगा मैं, फिर कभी दे दूंगा जब मूड होगा ना मेरा। ये भी ठीक है भाई, क्यों, है ना? ये गलत है, ये गलत है, बहुत गलत बात है। नहीं नहीं सॉरी बोलो। ठीक है, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे। काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आती है, काफ़ी ज़्यादा आती है। और ये 2 नंबर में आएगी, इससे ज़्यादा की नहीं आएगी। 3 नंबर में आएगी तो खुश हो जाना, क्योंकि ये 3 नंबर लायक है नहीं। कितने मार्क्स में आएगी? और पोटेंशियल एनर्जी की तो इससे भी छोटी है, तो वो तो 1 ही नंबर में आनी चाहिए वैसे तो। किसकी? तो वे तो बहुत बढ़िया है बेटा, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये वैसे तो 1 नंबर में ही काफ़ी है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास एक सरफेस है, और सरफेस पे हमारे पास यहाँ पे एक मास है। अभी इसकी फ़िलहाल इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या है? 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। इस पे हम लोगों ने F फोर्स लगा दी। क्या लगा दी? F फोर्स। तो ये आगे की तरफ भागेगा, और अगर आगे की तरफ भागेगा तो कुछ डिस्टेंस चलेगा। मान लेते हैं वो डिस्टेंस चला x। कितना चला? x। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई v मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? v मीटर पर सेकेंड। अब जब ये भाग रहा था तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी था। वो एक्सेलरेशन कितना था? a। वो एक्सेलरेशन कितना था इसके पास? a एक्सेलरेशन था। कितना एक्सेलरेशन था? a। अब इस हिसाब से अगर इसके डेरिवेशन को आगे परस्यू किया जाए तो सबसे पहली बात तो हम सबको पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता है? अब अगर वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये हम लिख देते हैं, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, मास इनटू। तो कुल मिला के वर्क डन आ गया ma(x). क्या आ गया? इसको आप मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लेते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें से थर्ड इक्वेशन का यूज करके हम या तो a की वैल्यू निकालेंगे या तो x की, और इसमें पुट कर देंगे, किसी भी एक के निकाल लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन? तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात की जाए तो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2as। अब x कितना हमारे लिए? x है। अब यहाँ से मैंने फिर बोला आपको, चाहे आप किसकी वैल्यू निकाल लो, a की, चाहे किसकी निकाल लो, x की, किसी एक की तो निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ से निकाली लेट से x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v² बाय 2a। क्या हो जाएगी? v² बाय 2a। और इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लेंगे? अब इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड, अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, है ना भाई? तो पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वर्क डन क्या आया था? बोलो भाई, ma(x) आया था, और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? v² बाय 2a। a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा वो हाफ mv² आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब आप ये भी बात जानते हैं कि जो भी वर्क हम करेंगे वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा?
क्योंकि ऑब्जेक्ट भाग रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट भागता है सारा का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो कुल मिला के हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो हाफ mv² आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ mv²। क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? पक्की बात है? तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो जाती है। मेरे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी की तो इतने एरिया में ही आ जाएगी, कुछ है ही नहीं। करें भाई? किसकी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सी, इसकी क्या डेरिवेशन। ये हमारे पास क्या है बच्चों? क्या है ये? सरफेस है, फ्लोर है, ठीक है ना। इस पे एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास कितना है भाई? m है। इसको हम कितनी ऊंचाई पे ले गए? h ऊंचाई पे ले गए। h ऊंचाई पे ले जाने के बाद इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी कौन सी होगी? वो एनर्जी हमें आज कैलकुलेट करनी है बच्चों। वो एनर्जी हमें आज कैलकुलेट करनी है बच्चों। करें? चलो आओ। अगर मैं एक बॉडी को h हाइट पे ले जाता हूं तो मैंने कुछ वर्क किया होगा। वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके वजन के अगेंस्ट उठाते हैं तो जो फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है? उसके वेट के। किसके बराबर होती है? उसके वेट के। तो वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? mg। क्या होता है? और हमने डिस्प्लेसमेंट कितना कराया है? h कराया है। कितना कराया है? तो हमारे पास, अब नहीं करना, ठीक है? जो भी कर रहे हो आप लोग, हाँ अब नहीं करना बस। अब जो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? mgh। ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। डन है? लेकिन वर्क डन हमारे पास mgh आया है, हमने तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। तो जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं तो सारा वर्क डन एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी mgh। क्या हो जाएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास mgh आ जाएगा। समझ गए? ये खेल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी डेरिवेशन है। एंड फाइनली हमारे पूरे सिलेबस की सबसे बड़े डेरिवेशन पे हम लोग चलेंगे, विच इज़ फ्री फॉल। जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम ड्रॉप कर देते हैं और जब वो नीचे गिर रहा होता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या प्रूफ करनी होती है? कांस्टेंट। ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, जिसको अभी हम करने वाले हैं। उसके बाद हमारा साउंड चैप्टर आएगा। साउंड चैप्टर में हमारी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा की। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एको को आने में 17.2 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। वो डेरिवेशन नहीं, वो एक कैलकुलेशन है, तो इसलिए उसको हम यहाँ नहीं करेंगे। बट कई टीचर उसे क्या मानते हैं? वो एक्चुअली डेरिवेशन नहीं, वो तो एक न्यूमेरिकल है ना, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस निकाला, वो एक न्यूमेरिकल है। बट वो डेरिवेशन की फॉर्म में कई टीचर करा देते हैं। बट साउंड चैप्टर में एक छोटी सी डेरिवेशन है बस, और वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। ठीक है जी? फिर इसके बाद हम इसे नोट कर लेंगे सबको। चलो आओ फाइनली चलते हैं, और वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एनर्जी कंजर्वेशन इन एक ऐसी बॉडी जो फ्रीली क्या कर रही होगी? फॉल। उसमें एनर्जी कंजर्वेशन किस प्रकार होगा, ये हमें आज कैलकुलेट करना है। मतलब हमें शो करना है कि एक बॉडी जो ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल कर रही होगी उसकी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। उसके लिए डायग्राम का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंक कलर ले लेते हैं, पिंक कलर। पापा क्यों आए थे तुम्हारे अभी? चाबी। क्या चाबी? हाँ, क्या घर की? कहाँ चाबी रखी है? मतलब घर की। कहाँ रख के आए थे? पायदान के नीचे है? ये एक बॉल को हमने ऊपर से ड्रॉप किया और वो 3 अलग अलग जगह पे हमने इसकी फोटो खींच ली। क्या खींच ली? 3 अलग अलग जगह पे हमने इसकी फोटो खींच ली भाई। अब ये जो पोजीशन है इसको हम ए पोजीशन कह रहे हैं, इसको हम B, और इसको हम C। अब ये टोटल जो जमीन से ऊपर था वो तो h हाइट पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स। कितना हो जाएगा?
अब हमें क्या करना है, शो करना है कि जो टोटल एनर्जी ए पे है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी बी पे है और जो टोटल एनर्जी सी पे है, वो तीनों को ऐड कर देंगे तो बराबर आएगा। ये हमें शो करना है। बोलो बराबर आएगा ना, आना ही चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन अदर बी क्रिएटेड। भाई मोमेंटम कहाँ से आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कर रहे हैं अब, एनर्जी। होश में रहो, होश में। चलो एक एक करके अलग अलग पॉइंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले चल रहे हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पे चलते हैं। ए पॉइंट पे कौन सी एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले, आओ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी ए का स्क्वायर। क्या ए पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जीरो होगी, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई, क्योंकि ए पे तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी। बोलो पुलकित। अब चलते हैं कौन सी एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। क्या h हाइट पे ही है हम लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh ही हो गई। अब बताओ अगर मुझे कौन सी एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या ऐसा कह दें कि हमारी जो टोटल एनर्जी ए पे आ गई है, हमारी जो टोटल एनर्जी कहाँ पे आ गई है, ए पे, वो आ गई है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो आ गई है काइनेटिक एनर्जी प्लस, ओहो सॉरी, अबे यार तुम भी बोलते नहीं हो कुछ। जो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है वो कितनी आ गई है, क्योंकि mgh प्लस जीरो तो क्या हो जाएगा, mgh। अब क्योंकि हमारी टोटल एनर्जी mgh आ गई है, तो अब हमें बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी क्या प्रूफ करनी पड़ेगी, mgh, और सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी क्या प्रूफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ए पॉइंट पे कितनी प्रूफ कर चुके हैं, mgh। ठीक है जी, चलिए अब कौन से पॉइंट पे चलें, बी पॉइंट पे। अब एट पॉइंट बी पॉइंट पे सबसे पहले निकालेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ वी बी का स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे तो हमारी वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन इस पॉइंट पे तो जीरो नहीं होगी, तो इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड इक्वेशन का। किसका, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। फाइनल क्या होगी, वी बी, फाइनल वेलोसिटी तो वी बी होगी ना। और डिस्टेंस कितना चला है ये, x। कितना चला है, फाइनल वेलोसिटी है वी बी, इसका स्क्वायर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, इसका स्क्वायर हो गया 2। एक्सेलरेशन कितना होगा, g, बोलो ना। और डिस्टेंस कितना, x है। तो यहाँ से वी बी का स्क्वायर कितना आ गया, 2g। तो अगर आप इसको इसमें पुट कर देते हो तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बी पे आ जाएगी, वो आ जाएगी हाफ एम वी बी के स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2gx। 2 से 2 क्या हो जाएगा, अब अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, mgx। क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी आ जाएगी। अब हम निकालेंगे कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg इंटू में हाइट होता है, बोलो। लेकिन इस पॉइंट पे तो हमारी हाइट कितनी है, ये बी पॉइंट जमीन से कितना ऊपर है, h माइनस एक्स। कितना, तो h माइनस एक्स ऊपर है। तो यहाँ से कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बी पॉइंट पे कितनी आ गई, mg h माइनस एक्स आ गई। सही कह रहा हूँ, लेकिन हमें तो कौन सी एनर्जी निकालनी है, टोटल निकालनी है, टोटल। तो अब हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, mgx। कितनी है, और पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स। अब अगर आप इसे ओपन करोगे तो mgx से mgx, तो बच्चों मुबारक हो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी भी हमने कितनी निकाल ली, और टोटल एनर्जी ए पे भी कितनी आ गई थी, बी पे भी कितनी आ गई। अब बचा सी पे भी कितनी निकालनी होगी,
तभी तो शो होगा कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। चले सी पे, पक्का? चलो जी, एट पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पे हम लोग आ जाते हैं। अब सी पॉइंट तो एकदम ज़मीन पे ही है, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पहले तो बता दो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, लेकिन सी पॉइंट तो एकदम ज़मीन से चिपका हुआ है, तो हाइट तो ज़ीरो ही हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? ज़ीरो। कितनी हो गई? ज़ीरो। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी सी का स्क्वायर। अब वी सी क्या है पता नहीं, निकालना पड़ेगा। यहाँ कुछ तो वेलोसिटी होगी ना उसकी। अब वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अगेन थर्ड इक्वेशन से। अगेन थर्ड इक्वेशन क्या कहती है भाई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी सी का स्क्वायर। इनिशियल में हम लोग शुरू कर रहे हैं ऊपर से, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ए पे हम जब थे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? एक्सेलरेशन जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे कंसीडर कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एच हो गया। क्या हो गया? तो वी सी का स्क्वायर कितना हो गया? 2gh। कितना हो गया? अब इस वी सी के स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा? हाफ एम वी सी के स्क्वायर की जगह रख दिया 2gh। 2 से 2 क्या हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी एट सी आ गया mgh। कितना आ गया? अब ये तो काइनेटिक एनर्जी आई, हमें तो क्या निकालनी है? तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो बच्चों मुबारक हो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी भी कितना आ गई? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए भी कितना आया? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आया? सी भी कितना आया? तो इसका मतलब हर जगह पे एनर्जी सेम आ गई। तो मतलब लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे खुद यार कि हेंस टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बी एंड सी आर सो एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। डन है? पक्की बात है। चलें आखिरी डेरिवेशन पे, और वो है साउंड। साउंड में आखिरी डेरिवेशन आती है हमारे पास। साउंड की आखिरी डेरिवेशन आती है हमारे पास, और उसको हम कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हमें क्या निकालना है? रिलेशन, जो कि हमारे साउंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी हमारे पास है। बोलो बच्चों। आओ जी निकालते हैं। क्या आपको पता है कि भाई स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड अगर हमारे पास क्या है? v, डिस्टेंस क्या हो गया? x, टाइम क्या हो गया? अब बहुत ध्यान सुनेंगे। फॉर वन वेव, फॉर अगर हम एक वेव की बात कर रहे हैं, अगर हम एक वेव की बात कर रहे हैं, तो एक वेव में डिस्टेंस कितना होता है? पागल हो क्या? लैम्डा। वेरी गुड। डिस्टेंस कितना होता है? यानी वेवलेंथ। एक वेव जब चलेंगे मरेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो ये वेवलेंथ नहीं होती, तो यही वो डिस्टेंस चलेगा, डिस्प्लेसमेंट चलेगा। बोलो। तो एक वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? लैम्डा। क्या हो जाता है? और एक वेव के लिए टाइम क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। उसके ताली मार दो। अबे थक गए, मारते रहो। हाँ बस करो। तुम क्या कर रहे हो? ये डायग्राम तो मैंने बस समझा। तो एक वेव के लिए जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ हो जाता है, और जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड हो जाता है। जो टाइम है वो क्या हो जाता है? क्योंकि एक वेव को चलने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो x की जगह क्या आ गया? लैम्डा। और छोटे t की जगह क्या आ गया? बड़ा t। बड़ा t मतलब टाइम पीरियड। बड़ा t मतलब टाइम, बड़ा t मतलब तो लैम्डा आ गया। अब क्या मैं इसको बाहर ऐसे 1/t लिख सकता हूँ? अब ये 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया? v बाय लैम्डा। क्या आ गया? और आप भी जानते हैं ये फॉर्मूला सही है। वो तो गलत क्यों होगा? ये फॉर्मूला सबसे
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है, न्यूमेरिकल। बोलो। तो ये हमें जितने भी डेरिवेशन की सारी डेरिवेशन हैं हमारे 9th की, अगर वो 3 आपके सिलेबस में आ रही हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फिर वो भी हैं, अदरवाइज ये 3 हैं, याद रहेगा। और ये एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मतलब कोई एक तो कम से कम आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता, हो सकता है 2 भी, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको 5 से लेकर 10 नंबर तो ये पक्के हैं ही हैं। डन है।